नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल लक्ष्य पर स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी यूनिट 7 कहानी के अंतर्गत राही कहानी का अध्ययन करेंगे, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गई है। ये कहानी उनके कहानी संग्रह सीधे साधे चित्र में है और ये 1947 में प्रकाशित हुई थी। तो दोनों ही चीज़ महत्वपूर्ण है कि आपकी राही कहानी किस कहानी संग्रह में है, क्योंकि आप बदलते पैटर्न में यूजीसी नेट में बहुत सारे प्रश्न ऐसे ही बनते हैं कि आपका वो जो पाठ्यक्रम में आपकी जो कहानी लगी है वो किस कहानी का संग्रह से उद्धृत है और उसका सन भी पूछा जाता है। तो आप दोनों बातों का ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम अपनी कहानी को पढ़ते हैं। तेरा नाम क्या है? राही। तुझे किस अपराध में सज़ा हुई? चोरी की थी सरकार। चोरी? क्या चुराया था? नाच की गठरी। कितना नाच था? होगा 5-6 सेर। और सदा कितने दिन की है? साल भर की। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मंगरोरी है, हम केवल मांगते खाते हैं। हमें मजदूरी नहीं मिलती और भीख ना मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए एक टोकरा लेकर भी बैठी रही, पर कुछ ना मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चों की याद आ गई। वहीं पर किसी की नाच की गठरी रखी थी, उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया। अनीता ने एक ठंडी सांस ली, बोली, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसलिए चोरी की? संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कम सज़ा देता। हम गरीब की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। राही ने कहा, अब तेरे बच्चे किसके पास है? उनका बाप है? अनीता ने पूछा। राही की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, उनका बाप मर गया सरकार, जेल में। उसे मारा था और वहीं अस्पताल में वह मर गया। अब बच्चों का कोई नहीं। तो तेरे बच्चे का बाप भी जेल में ही मरा? वहाँ क्यों जेल आया था? अनीता ने प्रश्न किया। उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था सरकार, राही ने कहा। ताड़ी पीने को गया था। 2-4 दोस्त भाई उसके साथ थे। मेरे घर वाले का एक वक्त पुलिस वाले से झगड़ा हो गया था, उसी का बदला उसने लिया। 109 में उसका चालान करके साल भर की सज़ा दिलवा दी, वहीं वह मर गया। अनीता ने एक दीर्घ निश्वास के साथ कहा, अच्छा जा अपना काम कर। राही चली गई। अनीता सत्याग्रह करके जेल आई थी। पहले उसे B क्लास दिया था, फिर उसके घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे A क्लास दिलवा दिया। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इस निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी। कम से कम हम सबको खाने पहनने का तो समान अधिकार है ही। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद विचारक की अदूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं। उनके बच्चे भूखों मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक ओर तो यह कैदी हैं जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती हैं, और दूसरी ओर हैं हम लोग जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल जाते हैं और हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है। फिर भी हमें संतोष नहीं। हम जेल आकर A-B क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में कौन सा कष्ट रहता है सिवा इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाता है। हमें बड़े अभिमान से कहते हैं यह हमारी 4थी जेल यात्रा है या हमारी 5वीं जेल यात्रा है, और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना कर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य कि हम जितनी बार जेल जा चुके होते हैं उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्त और त्याग से दूसरों से ऊपर उठते जाते हैं। इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थान की संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं।
अनीता सोच रही थी कल तक जो खद्दर भी न पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस के भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? अनीता के विचार का तांता लगा हुआ था, वह दार्शनिक हो रही थी। उसे अनुभव हुआ जैसे कोई भीतर भीतर उसे काट रहा हो। अनीता की विचारवली अनीता को ही खाए जा रही थी। उसे बार बार यह लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं, वरन उसका मजाक है। उसे आत्मग्लानि हुई और साथ ही साथ आत्म अनुभूति भी। अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरी नहीं, हमारी ही भारत माता की संतान है। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सके, थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सके, तो सचमुच हमने अपने देश की कुछ सेवा की। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास ना घर है ना द्वार। अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है, और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है। इससे अच्छा जीवन बिताने की वह कल्पना ही नहीं कर सकते। आज यहाँ डेरा डाल के तो वहाँ तो कल दूसरी जगह चोरी की। बचे तो बचे, नहीं तो फिर 1-2 साल के लिए जेल। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? लक्ष्य है भी अथवा नहीं? यदि नहीं तो विचार आदर्श की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जन नायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता? इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य है, अवश्य है। संसार की मृग मारीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं, सतह के ऊपर तक खोया हुआ पाता है। कर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्य की समझ नहीं। अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है? पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्तर पुण्य है? राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रही की यही प्रथम प्रतिज्ञा क्यों ना हो? देशभक्ति का यही मापदंड क्यों ना बने? अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को भी वह इसी प्रकार सोचते सोचते सो गई। रात में उसने स्वप्न देखा कि जेल से छूटकर वह इन्हीं मंगरोरी लोगों के गांव में पहुंच गई। वहाँ उसने एक छोटा सा आश्रम खोल दिया। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती हैं, दूसरी तरफ कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनकते हैं। शाम को रोज़ उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती है और देश में कहाँ क्या हो रहा है यह सरल भाषा में समझाया जाता है। वहीं भीख मांगने और चोरी करने वाले आदर्श ग्रामवासी हो चले हैं। रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे घर बना लिए हैं। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी है। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही थी। रात में वह देर से सोई थी। सुबह 7 बजे तक उसकी नींद न खुल पाई। अचानक स्त्री जेलर ने जगा दिया और बोली आप घर जाने के लिए तैयार हो जाइए। आपके पिता बीमार हैं, आप बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना लेकर घर चली गई। तो हमारी यहाँ राही कहानी समाप्त होती है। अब हम लोग इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे उसको किस अपराध की सज़ा हुई थी, तो हम लोग देखेंगे उसको चोरी करने के लिए हुई थी। उसने क्या चुराया था? तो उसने नाच की गठरी चुराई थी। कितना नाच था? तो 5 से 6 सेर था। और उसको कितने दिन की सज़ा हुई थी? तो साल भर की। तो यहाँ से 4 प्रश्न उठ रहे हैं और चारों के चारों इम्पॉर्टेंट है, जो कि यहाँ से बन सकते हैं। और हाँ, एक और ये यहाँ पे उसकी जाति क्या थी? तो इसकी जाति मंगरोरी थी, तो आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद हमारा प्रश्न है कि उसने यहाँ पे पूछा था कि मतलब उसके पिता, हाँ यहाँ पे देखिए एक राही और यहाँ पे एक अनीता, जो लेखिका थी उसका नाम क्या था? तो अनीता याद रखिएगा, ये पात्र है इस कहानी का। और आगे चलते हैं। और उसका बाप जो था, मतलब राही का जो पति था, वो भी कहाँ मरा था? तो जेल में मरा था, ये भी याद रखिएगा,
ठीक है, तो ये दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, आप दूसरा प्रश्न है कि उसका मतलब उसका किससे उसकी दुश्मनी थी, तो एक पुलिस वाले से थी, और उसने क्या किया था, उसको कैसे सजा दिलाई थी, तो 109 में उसका चालान कर दिया था, किसका, राही के पति का। अनीता को सत्याग्रह करके जब वो जेल आई थी तो उसको कौन सा क्लास मिला था, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, तो याद रखिएगा उसको बी क्लास मिला था, और फिर घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसको ए क्लास दिलवा दिया था। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये लाइन महत्वपूर्ण है कि जितनी बार जेल जा चुके होते हैं उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्त और त्याग से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं। तो आप लोग, ये कुछ पंक्तियां हैं जो कि इस कहानी की बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, इसमें क्या बताया गया है कि मतलब जैसे ही वो लोग अशिक्षा और अज्ञानी होते हैं और गहरे पर्दे मतलब आंखों में उनके अज्ञानता होती है, तो फिर जब ऐसे ही होश संभालते हैं तो माता पुत्री और सास बहू को चोरी करने की शिक्षा देती है। तो किसकी शिक्षा देती है, मतलब पूछा जा सकता है कि काम करने की, खाना बनाने की, लेकिन नहीं, यहाँ पे इसको चोरी की शिक्षा देती है। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ पंक्तियाँ जो कि हमारी महत्वपूर्ण है। जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं को कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए, तो ये भी ध्यान रखिएगा। मंगरोरी लोगों के गांव से पहुंच गए और छोटे छोटे आश्रम खोल दिए। तो ये जो भी इंसिडेंट थे वो किस में चल रहे थे, उसके स्वप्न में चल रहे थे, किसके, अनीता के, जब वो रात में सोई। और अनीता को किस शर्त पे उसको छोड़ा गया था, कि उनके पिता बीमार थे। तो ये पूछा जा सकता है किस शर्त पे, तो पिता बीमार थे। कौन उसको अचानक उठा दी थी, स्त्री जेलर उठा दी थी सुबह 7 बजे। तो देखिए हमारी यहाँ पे हमारी कहानी ख़त्म होती है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। तो इनका जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ था, और निधन 1948 को हुआ था। ये कावित्री थी और निबंधकार के साथ साथ कौन कौन सी इनकी कहानी संकलन कौन कौन से थे। देखिए कहानी संग्रह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूछ लिए जाते हैं आपके जो भी पाठ्यक्रम में कहानी लेखक लगे उनके कहानी संग्रह पूछ लिए जाते हैं, तो अच्छे से ध्यान रखें। तो बिखरे मोती 1932, उन्मादनी 1934 और सीधे साधे चित्र, इसी में ही हमारी राही कहानी संकलित है, तो ये याद रखिएगा। और तकरीबन इनकी 46 कहानी सुभद्रा कुमार चौहान की काव्य रचनाओं में है, जैसे त्रिधारा, मुकुल, ये दोनों इनकी काव्य रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट पूछ ली जाती है, त्रिधारा और मुकुल। और एक इनकी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी, वीरों का कैसा हो बसंत, ये भी पूछा गया है। ये भी अक्सर ही परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी, वीरों का कैसा हो बसंत, आओ प्रिय ऋतुराज, किंतु धीरे से आना, या है शौक स्थान यहाँ मत शोर मचाना। तो इस तरीके की इन सब से इनकी जितनी भी रचनाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण है। सुभद्रा कुमारी चौहान की जितनी भी रचनाएं हैं, जितनी भी कहानी है, ये सब आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद इनकी एक ये है कि प्रतीक मिश्र ने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। तो इन्होंने इनकी जो राष्ट्रीय कविता है, विदाई, राखी, लोहे को पानी कर देना, तो इसमें से इनकी झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो वसंत, प्रभु तुम मेरे मन को जानो, और ये राखी की चुनौती, तो ये याद रखिएगा। ये महत्वपूर्ण इनकी कविताएं थी। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल, और आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत जल्दी हम लोग इसकी प्रश्नोत्तरी भी लेके आएंगे। आप इस कहानी को अच्छे से पढ़ लें और हम लोग फिर अपनी प्रश्नोत्तरी के साथ उपस्थित होते हैं। धन्यवाद।